बच्चों जीएसटी, जीएसटी आप लोगों ने सुना होगा, टैक्स जो भी हम देते हैं गुड्स के ऊपर वो क्या होता है, जीएसटी होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब तक जीएसटी इम्पोज नहीं हुआ था उससे पहले बच्चों बहुत सारे टैक्सेस थे। सब टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसको नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे पहले वैल्यू एडिड टैक्स होता था, सर्विस टैक्स अलग होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग होता था, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। तो सबको कंबाइंड करके सबको मर्ज करके हमने एक ही टैक्स बना दिया जिसको नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स के ऊपर भी यही लगेगा, सर्विसेज के ऊपर भी यही लगेगा। नेचर क्या है बच्चों इस टैक्स का, ये है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं इसको? टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। हमें सैलरी मिली, हमारी कोई इनकम हुई, सपोज मेरे को इनकम हुई, पूरे साल की इनकम मैं अपनी कैलकुलेट करता हूँ, ईयर के एंड में उसका टैक्स कैलकुलेट करता हूँ और टैक्स डायरेक्ट किसको पे करता हूँ, गवर्नमेंट को। तो वो डायरेक्टली जो भी इंडिविजुअल है, जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई पे कर रहा है गवर्नमेंट को तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर टैक्स आप डायरेक्टली पहुंचना तो गवर्नमेंट के पास ही है, आप गवर्नमेंट का टैक्स गवर्नमेंट को ना दे करके किसी थर्ड पार्टी को पे कर रहे हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी का नेचर भी इनडायरेक्ट टैक्स का है। क्यों? आप मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, आपने टीवी परचेज किया 10,000 का, जीएसटी सपोज लगा 2,000 का, तो आप क्या उसका टैक्स गवर्नमेंट को अलग से दोगे? 10,000 भैया तुम रख लो, टीवी मुझे दे दो, 2,000 रुपीज मैं गवर्नमेंट को दे देता हूँ, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, आप सीधा 12,000 रुपीज, 10,000 अपनी कमोडिटी का, 2,000 टैक्स का डायरेक्टली किसको पे करते हैं? उस डीलर को पे करते हैं जिससे आप कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना जाकर के किसी थर्ड पर्सन को पे कर रहे हैं आप, और ये उस थर्ड पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये टैक्स वो आपसे लेकर के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पर आगे। जीएसटी की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक प्रेस्क्राइब रेट से चार्ज किया जाता है और हर बार चार्ज किया जाएगा जब जब गुड्स की सेल होगी। ठीक है, हम जीएसटी नहीं लगाते किन के ऊपर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल के ऊपर, इनके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाते। और इसी तरीके से इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। सर इनके ऊपर टैक्स तो लगता है, पेट्रोलियम के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, लेकिन वो जीएसटी से अलग है, वो अलग रेट से जीएसटी टैक्स चार्ज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो टैक्स हम लेते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लेती है वो जीएसटी नहीं होता। GST as a result of GST, almost all the indirect taxes are merged into one indirect tax that is called GST, except the taxes on above mentioned goods। ये जो भी हमारे पेट्रोलियम या अल्कोहल है, इनके अलावा बाकी सभी टैक्सेस जो थे वो हमने मर्ज कर दिया जिसको बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों जीएसटी चार्ज करने के? सबसे पहले डेवलपिंग कॉमन नेशन मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। एक ही तरह का इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा एक कंट्री के अंदर, ये हमारी सोच थी वहां पर। जीएसटी इज अ स्टेप टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट बाय लेवी ऑफ वन इनडायरेक्ट टैक्स एंड thus facilitating the free flow of goods and services। सेकंड है रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कास्केडिंग मतलब क्या होता है बच्चों? कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। पहले क्या होता था? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जो पहले वैट लगा फिर उसके ऊपर सेस लगा, नहीं अब इस तरह से नहीं है, अब हमारा सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। क्लियर? तो कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, जीएसटी पेड जो भी आप करते हैं वो सेट ऑफ हो जाता है जीएसटी कलेक्टेड के। ये भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब कैलकुलेशंस की बात आएगी जीएसटी पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले क्या होता था? एक बिजनेस करने के लिए आपको 10 टैक्सेशन के ऑफिसेज में रजिस्टर कराना पड़ता था खुद को। ठीक है ना, 10 टैक्स के नंबर लेने पड़ते थे, लेकिन अभी वो सब खत्म, सिर्फ एक ही जगह रजिस्टर कराओ। नेक्स्ट है बच्चों सिंप्लीफाइंग कंप्लायंसेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया गया क्योंकि एक ही टैक्स है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स। इट प्रोवाइड्स द बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। पहले टैक्स का मैनेज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, 4 अकाउंटेंट रखने पड़ते थे, काफी सारा काम होता था टैक्स का, लेकिन अभी वो सारा काम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पहले कोई फॉरेनर को हमारे
कंट्री के अंदर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते थे, अलग अलग जगह खुद को रजिस्टर कराना पड़ता था, लेकिन अभी सिर्फ उनको एक ही जगह पर रजिस्टर कराना है जीएसटी के पास के लिए। अपलिफ्टिंग जीडीपी, जीएसटी इंपोज करने से हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि डिजिटलाइज हो गया सारी ट्रांजेक्शन। उससे क्या हुआ, जो पहले टैक्स नहीं भी पे करते थे उनको भी अब टैक्स पे करना पड़ता है, तो जीडीपी इंप्रूव हुई है। इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, हम सारा प्लेटफॉर्म जीएसटी का डिजिटलाइज है, तो अभी क्या होता है कि आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो उससे आप कैश इकोनॉमी को इरेडिकेट, कम हो गई है कैश इकोनॉमी। क्या फीचर्स हैं बच्चों जीएसटी के? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स से बात हो चुकी है। इट इज कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ये कौन कलेक्ट कर सकता है? ये सिर्फ वही कलेक्ट कर सकता है जो रजिस्टर्ड हो। मैंने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं अपने बच्चों से फीस के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। आप लोगों से फीस ली जाती है यहाँ पर, क्या जीएसटी लिया जाता है आपसे? नहीं। जीएसटी अगर मैं लूंगा तो मुझे बेटा पूरी एक स्लिप देनी पड़ेगी, उसमें जीएसटी नंबर भी होगा और टैक्स का अमाउंट भी मेंशन किया गया होगा, ठीक है ना। तो मैं जो आपसे फी चार्ज करता हूं उसमें मैं आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करता। लगता है, एक लिमिट है, 40 लाख रुपीस की लिमिट है, 20 लाख रुपीस की लिमिट है। अगर उससे ज्यादा हमारी टर्नओवर है ईयर में, तो हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ठीक है ना। स्कूल्स में नहीं, उनके लिए नहीं है, वो टैक्स फ्री है, एजुकेशन सर्विसेज टैक्स फ्री है, ठीक है बच्चों। तो क्या बात कर रहे थे हम यहाँ पर? ये कौन कलेक्ट कर सकता है? सिर्फ एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कलेक्ट कर सकता है, ठीक। इट इज अ, अच्छा, अगर मैं, आप क्या चाहते हो बच्चों, जीएसटी मुझे नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों? जैसे मैं जीएसटी का नंबर लूंगा तो बच्चों जो अभी फीस आपसे मैं चार्ज कर रहा हूँ 30,000 रुपीज, फिर कहूंगा लाओ बेटा 18% जीएसटी भी दो, कितनी फीस हो जाएगी फिर आपकी? 35,400 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरा टर्नओवर उतना नहीं है जो प्रेस्क्राइब्ड है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं अभी जीएसटी आपसे चार्ज नहीं करता। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जब तक गुड्स फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंच जाते तब तक टैक्स लगता रहता है जीएसटी में। इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स, कौन चार्ज करता है जीएसटी? सेलर चार्ज करता है। इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड, इट इज एन एसेट एंड नॉट एन एक्सपेंस। फाइनल बर्डन बच्चों इसका कस्टमर के ऊपर पड़ता है, जो सेलर है उसके ऊपर कभी कोई बर्डन नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं आपसे फीस ले रहा हूँ 30,000 रुपीज और मैंने जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को, इसका कितना जीएसटी में पे करूंगा? 5,400, तो मैं अपनी पॉकेट से नहीं दूंगा, वो मैं किससे कलेक्ट कर लूंगा? आपसे कलेक्ट कर लूंगा। क्या चीज? अच्छा, ये अमाउंट पे करना है, कैसे पता चला हमें? वो प्रेस्क्राइब्ड है पहले से कि सर्विसेज के लिए 18% है, ठीक है ना। जो भी हमारे गारमेंट्स होते हैं उनके लिए सेपरेट रेट होता है 5%, फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग प्रेस्क्राइब्ड रेट है, ठीक है। एजुकेशनल सर्विसेज ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रेस्क्राइब नहीं है, प्राइवेट काम है, ट्यूशंस पढ़ाना, ठीक है ना। स्कूल्स में नहीं है, स्कूल्स में नहीं है। स्कूल या गवर्नमेंट कोई भी एजुकेशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी तो वहां पर जीएसटी नहीं इम्पोज किया जाएगा। हाँ जी बच्चों, जीएसटी जो भी हम पे करते हैं वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट क्यों? मैंने कहा कि मैं 30,000 के ऊपर 5,400 यदि मैंने जीएसटी पे किया तो वो जीएसटी पेड मेरे लिए एसेट है, मैं पे कर चुका गवर्नमेंट को, लेकिन बाद में वो पैसा मैं किससे कलेक्ट कर लूंगा? आपसे कलेक्ट कर लूंगा, स्टूडेंट से कलेक्ट कर लूंगा। तो जो 5,400 मैंने पे किया वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, एक तरह से मेरा अमाउंट कहीं पर रखा हुआ है, बाद में मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है? कस्टमर के लिए फाइनल एक्सपेंस कलेक्ट। नेक्स्ट, जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लायबिलिटी। जैसे जीएसटी में पे करूंगा मेरे लिए क्या है? वो एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। इसी तरह से अगर मैं अपने बच्चों से जीएसटी का कलेक्शन कर लूंगा, 30,000 रुपीज मैंने फीस ली, 5,400 मैंने जीएसटी लिया, बच्चों से 35,400 अब मेरे पास आ गया,
तो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि मेरी इनकम 35,400 हो गई, ये 5,400 मेरी इनकम नहीं है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये मैंने पे करना है गवर्नमेंट को। Unlike earlier, indirect tax system GST does not have cascading effect. जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, पहले होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, वो चीज नहीं है। बोलिए सौम्या, क्या कहना चाहते हैं आप? सर हमारे लिए एसेट कैसे है? हमारे लिए मैंने बताया ना कि एसेट इसलिए है कि मैं गवर्नमेंट को पे कर चुका, 5,400 मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया सपोज, बाद में ये किससे मैं कलेक्ट कर लूंगा? अपने स्टूडेंट से। बात समझ गए? बाद में पैसा मुझे मिल जाएगा। ठीक, एक्सपेंस वो होता है कि जो पैसा मैंने दे दिया गया, वापस नहीं मिलेगा। एसेट वो होता है कि प्रीपेड है, आज दिया बाद में वापस आ जाएगा। क्लियर बच्चे? यस। चलिए, रजिस्ट्रेशन का देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि क्या है प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कंपलसरी किसके लिए है? नॉन हिल एरिया में। हम कहां पर रह रहे हैं? हिली एरिया में रह रहे हैं क्या? नॉन हिल एरिया में है, ठीक है। अगर ग्रॉस टर्नओवर रेशियो गुड्स का विद इन द स्टेट 40 लाख रुपीज या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। क्लियर? ग्रॉस टर्नओवर रेशियो सर्विसेज का विद इन द स्टेट यदि 20 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर 20 लाख रुपीज से कम है टर्नओवर तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। अभी मेरा कम है, ठीक है। चलिए, टर्नओवर मतलब टोटल अमाउंट जो मुझे रिसीव होता है ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट, इफ बिजनेस इज इन हिल एरिया। हिली एरियाज में क्या है बच्चों? गुड्स के लिए 20 लाख रुपीस की लिमिट है और सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपीस की लिमिटेड है, ठीक है। वहां पर गुड्स और सर्विसेज को ले जाने के लिए सेपरेट रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग है, लॉज अलग रहते हैं। हिल एरियाज के सभी के रूल्स अलग रहते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यूपी से महाराष्ट्र में, यूपी से दिल्ली में, तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी इंटर स्टेट हुई है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा। क्लियर? चलिए, रेट्स ऑफ जीएसटी क्या है बच्चों? जीएसटी के रेट्स हैं यहाँ पर। कुछ प्रोडक्ट है जिनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 5%, कुछ के ऊपर 12%, कुछ के ऊपर 18% और 28%, इस तरह से जीएसटी लगते हैं। जीएसटी को हम आगे कैटेगराइज करें बच्चों तो जीएसटी कितने तरह की है? एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनमें क्या डिफरेंस है? इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट मतलब जब आप एक ही स्टेट के अंदर, ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स। जैसे कि मैं नोएडा में बैठ करके अपने गुड्स यदि सेल करता हूं आगरा में, तो ये क्या है बच्चों? एक ही इंट्रा स्टेट है, एक ही स्टेट के अंदर है दोनों। जब एक ही स्टेट के अंदर होते तो उसे क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट जिसमें हम डील कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी का रेट है 12%, तो ये जीएसटी बच्चों दो पार्ट में दिया जाएगा। 6% दिया जाएगा। 6% तो मैं दूंगा जीएसटी, 6% में दूंगा एसजीएसटी। यानी कि अगर हमने गुड्स सेल किए नोएडा में बैठ करके 1 लाख रुपीस के आगरा को, तो आगरा से बच्चों कितना पैसा मेरे पास पहुंचेगा? 1 लाख रुपीस तो गुड्स का पहुंचेगा और 12,000 किसका पहुंचेगा? जीएसटी का। तो वो जो जीएसटी मेरे पास आया टोटल कितना आया है? 12,000। उसको मैं दो पार्ट्स में दिखाऊंगा, 6,000 सीजीएसटी और 6,000 एसजीएसटी। बात क्लियर हो गई? मतलब क्या है इसका? दो जगह डिवाइड क्यों किया? ये सीजीएसटी मतलब सेंटर का, सेंटर में कौन है? ये मोदी जी ले जाएंगे 6,000 रुपए, आपस में बांट लेते हैं बच्चों ये लोग। और 6,000 रुपए किसके हो गए? स्टेट के। स्टेट के अंदर कौन है भाई? योगी जी ले जाएंगे 6,000 रुपए। हमने जो 12,000 रुपए कलेक्ट किए थे अपने कस्टमर से गवर्नमेंट को दे देंगे और गवर्नमेंट उसको आपस में डिवाइड कर लेगी। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है और आधा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट रखती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है बच्चों,
इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया कि आप यूपी से बैठ करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। यूपी से दिल्ली में कर रहे हैं, यूपी से पंजाब में कर रहे हैं, यूपी से राजस्थान में कर रहे हैं। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आपने सपोज पंजाब में गुड्स सेल किए 1 लाख रुपीज, यहाँ भी गुड्स का रेट है 12%, जीएसटी का रेट है 12%। तो जब आपसे पंजाब से पेमेंट आएगी तो 1 लाख रुपीज तो आपके पास आएगी गुड्स की, 12,000 आपके पास आएगी जीएसटी की। यहाँ पर ये जो जीएसटी आपने रिसीव किया, इसको ना तो सीजीएसटी बोला जाएगा ना एसजीएसटी बोला जाएगा, इसको बोला जाता है बच्चों आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें इंटीग्रेटेड अमाउंट है, इकट्ठा। इसके प्रोसीजर थोड़े से अलग हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से डिवाइड होता है। कुछ पंजाब ले जाएंगे, कुछ यूपी वाले ले जाएंगे, मोदी जी बीच में फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रख लेंगे अपना। बात समझ गए? तो ये इस तरीके से इंटीग्रेटेड मतलब सबका इकट्ठा होता है, बाद में इनके डिवीजन आपस में वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से कि किस तरह से उसको डिवीजन करते हैं। हाँ जी बच्चों, एक बार देख लेते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट किसे कहते हैं? सेम स्टेट के अंदर। इंटर स्टेट किसको कहते हैं बच्चों? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मींस व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अनदर स्टेट। जीएसटी इज चार्ज बाय सप्लायर of goods and services or both each time the supply of goods is made। जब भी वो गुड्स सेल करेगा तभी आपसे जीएसटी चार्ज किया जाएगा जी। हाँ जी बिल्कुल, उस पर बिल, जहां भी बिल बनाया जाएगा, जहां भी बिल बनेगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा जीएसटी। दिल्ली स्टेट है, ठीक है जी, यूनियन यानी कि वैसे स्टेट माना जाएगा उसको। नेक्स्ट, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, हमने बता दिया कि अगर आप इंट्रा स्टेट स्टेट के अंदर ही तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। अगर 12% का जीएसटी बन रहा है तो 6% चार्ज हो जाएगा, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, इंटर स्टेट का मतलब हो गया एक स्टेट से दूसरी स्टेट में है, तो हम कौन सा जीएसटी चार्ज करते हैं? आईजीएसटी। वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे, जो जीएसटी इंपोज करेंगे, वो नेट अमाउंट के ऊपर करते हैं, यानी कि ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, सारे डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। बात क्लियर हो गई? ओरिजिनल अमाउंट जो फाइनली आप पे कर रहे हैं, फाइनली अमाउंट पेड कौन सा होता है? आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट्स। जीएसटी इज लेव्ड बाय द सेलर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एट अ प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑन द टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जिस पर आपने गुड्स को सेल किया है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को डिडक्ट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी आपकी, वो टैक्सेबल वैल्यू है, और उसी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर हम जीएसटी इंपोज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ पर कैलकुलेशन का तरीका, आप नई बुक के हिसाब से देखेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, अमर और अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स, लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों 10%, रेट है सीजीएसटी और एसजीएसटी का 6% ईच। तो आपको बिल बनाना है बच्चों। आपको पापा की शॉप है ना, किसी दिन पापा कहते हैं बेटा मुझे इमरजेंसी काम है, जरा दुकान संभालियो 2 घंटे के लिए। मैं आया, कस्टमर आ रहा था, बोलता है मुझे ये सामान चाहिए और साथ में बिल भी दो। आधे कस्टमर तो कहते हैं हमें बिल नहीं चाहिए, क्योंकि बिल लगेगा तो टैक्स लगेगा, ठीक है ना। एक कस्टमर आता है, नहीं जी मुझे साथ में बिल भी चाहिए। तो कैसे लगाओगे बिल, कैसे बिल बनाओगे, जरा देखें। आप क्या कह रहे हो? सामान के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है कितनी है? 20,000। आपका ये रूल है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हो उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो आप कस्टमर से कितनी वैल्यू लेनी है आपने? टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई? 18,000। ठीक है, आपने कहा भैया 18,000 का है, फिर साथ में जीएसटी भी लगेगा। आप अपनी ही स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं,
तो क्या लगेगा, CGST और SGST कितना लगेगा 6%। तो कितना आ गया बच्चों, 18,000 का 6% 1080। तो टोटल आपका जो बिल का अमाउंट बनेगा, कस्टमर से कितना पैसा लोगे बच्चों, 20,160 दे दो भैया तुम पैसे। आ गया समझ में, कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे बच्चों। अब देखिए, हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी दिल्ली। यहाँ पर कैसा है बच्चों, दिल्ली से दिल्ली में सेल हो रहा है, तो कौन सा लगेगा, इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST लगेगा। लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%, अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। तो बताओ बच्चों, लिस्ट प्राइस कितनी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20,000 हो गया, तो सेल वैल्यू कितनी है आपकी 80,000। आप वो कस्टमर इमीडिएट पेमेंट करके जा रहा है, तो आप उसको क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट है 2%, क्वेश्चन में लिखा है कैश डिस्काउंट है 2%। तो 80,000 का 2%, 1600 का आपने कैश डिस्काउंट और दे दिया। तो अब आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, हाँ जी बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू होगी हमारी 78,400, जिसमें से जिसके ऊपर क्या लग जाएगा, GST। कितना लगेगा बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू का 66%, कितना आ गया 471470444704। तो टोटल इनवॉइस बिल वैल्यू कितनी बनेगी 87,808। कोई प्रॉब्लम है इसमें, खाली ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर लगाओगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है तो दोनों को डिडक्ट करके लगाओगे। पार्ट अमाउंट है तो उसके लिए भी हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। ओम एंड कंपनी, बच्चों कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ओम एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ दिल्ली। इंट्रा स्टेट है, एक स्टेट से उसी स्टेट में है, 1 लाख की लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, कैश डिस्काउंट है 2% ऑफ द अमाउंट पेड। कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पर लगेगा जितना आप पेमेंट कर रहे हैं। मोहन एंड कंपनी ने 50,000 तो इमीडिएट पे कर दिए, और रेट ऑफ CGST SGST का कितना है बच्चों 6% है। बताओ अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए लिस्ट प्राइस कितना, ट्रेड डिस्काउंट 20,000 लेस करके आपका कितना आ गया 80,000। अब कैश डिस्काउंट भी पहले डिडक्ट करेंगे, उसके बाद में GST लगेगा। अच्छा आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं अभी ये बताइए। तो आपको जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो कितने अमाउंट का मिलेगा, टोटल का मिलेगा या 50,000 का। जितना आप इमीडिएट पेमेंट करते हैं उसी इमीडिएट पेमेंट का आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट हो रही है बच्चों 50,000 और उसका कैश डिस्काउंट हो गया 2%। तो कैश डिस्काउंट कितना बना, तो फाइनल टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी 79,000। तो GST अब हम इम्पोज करेंगे 79,000 के ऊपर 6% ईच, CGST और SGST। टोटल वैल्यू आ गई हमारी 88,480। कोई प्रॉब्लम बच्चों इसके अंदर। नेक्स्ट अब बात आती है इनपुट GST और आउटपुट GST की। बच्चों इनपुट GST क्या है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो भी हमने एग्जाम्पल 3 किया तो उसमें जो बचा हुआ अमाउंट है वो बाद में पे करना है, तो वो सिर्फ 50,000 होता है या फिर उसमें भी हम GST ऐड करते हैं? टोटल में से आपने नहीं, GST तो यहीं पर लग गया टोटल वैल्यू का। इसमें से वो कहेगा कि ठीक है जी आपका टोटल बिल बना ये, आप 50,000 मुझे आज पे कर जाओ, बाकी का 38,480 आप हमें पे कर देना 2 महीने बाद, ठीक है ना। यही टोटल अमाउंट आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर GST इंक्लूडेड है, दोबारा नहीं लगेगा। क्लियर हो गया बच्चे, टोटल वैल्यू के ऊपर GST लग चुका है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कैश डिस्काउंट है तो इमीडिएट पेमेंट होने पर कैश डिस्काउंट लगेगा। नेक्स्ट इनपुट GST और आउटपुट GST की बात कर रहे थे बच्चों। जब भी हम GST पे करते हैं, जब भी आप GST पे करते हैं, किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, या जरूरी नहीं कि मैं हर बार गवर्नमेंट को पे करूं। मैं परचेज करके ला रहा हूं, मैं हूं सपोज कर लीजिए कि स्टेशनरी बनाता हूं, फैक्ट्री है मेरी, बुक्स बनाता हूं,
तो बुक्स बनाने के लिए क्या परचेज करके लाना पड़ेगा, मुझे पेपर परचेज करके लाना पड़ेगा। तो जब मैं पेपर परचेज करके लाया था तो जिस सप्लायर से मैंने परचेज किया था उसको मैंने जीएसटी पे किया था। क्लियर हो गई। तो जब मैंने जीएसटी पे किया तो जीएसटी पेड क्या बन जाता है, जो जीएसटी हम पे करते हैं, मैंने क्या कहा, ये क्या है हमारे लिए, एसेट है। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी जो मैं अपने सप्लायर को पे कर चुका हूं, जब मैं अपने गुड्स को, अपनी बुक्स को आगे सेल करूंगा तो वो सामने वाले से ले लूंगा, वो मुझे मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तो अभी अपनी बुक्स में काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या, जब मैंने पे किया तो एसेट, जब कलेक्ट किया तो लायबिलिटी। बाद में दोनों को कैंसिल आउट करके नेट इफेक्ट चेक कर लेंगे, जो मेरे पास बचा हुआ होगा गवर्नमेंट का, मैं गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा दूंगा। चलिए, जो जीएसटी हम पे करते हैं बच्चों, उसे बोला जाता है एसेट, क्योंकि ये बाद में हम अपने कस्टमर्स से कलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम लिखते हैं जीएसटी पे करते समय इनपुट जीएसटी के नाम से। ठीक है। अगर हम जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए इसका नेचर क्या है बच्चों, लायबिलिटी, क्योंकि कस्टमर से कलेक्ट कर ली, मैंने गवर्नमेंट को पे करनी है। ठीक है। और अगर पे कर दी होगी एडवांस में तो उससे सेट ऑफ हो जाएगी। जो जीएसटी मैंने कलेक्ट की अपने कस्टमर से वो मेरे लिए लायबिलिटी है, और इसको लिखते हैं बच्चों हम आउटपुट जीएसटी के नाम से। ठीक है। इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी। ठीक। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जीएसटी इंक्रीज होता जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए जीएसटी में क्या क्या है। सबसे पहले जीएसटी कौन चार्ज कर सकता है, सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए सिर्फ वही पर्सन आपसे जीएसटी चार्ज कर सकता है जो कि रजिस्टर्ड हो। और किस वैल्यू के ऊपर चार्ज करेगा, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर चार्ज करेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, आउटपुट जीएसटी होगा, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और परचेज करते टाइम हमने जीएसटी पे किया है, जो जीएसटी पे आप करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजेस ऑफ गुड्स, उसे क्या बोला जाएगा, इनपुट जीएसटी, और ये डेबिट होगा क्योंकि ये हमारा एसेट होता है। इट इज नॉट एन एक्सपेंस बट इज एन एसेट। However, in some cases, GST paid is not allowed to be set off against output GST. बच्चों, हम इसे एसेट क्यों कह रहे हैं, हम इसे एसेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो जीएसटी मैंने पे किया, जो मैंने इनपुट जीएसटी पे किया, जब मैं गुड्स परचेज करके लाया था, सपोज 1000 रुपीज पे किया, क्योंकि मैंने 10,000 के गुड्स परचेज किए थे, 10% का जीएसटी था। यही 10,000 के गुड्स थोड़ा सा और मैंने प्रोसेस करके आगे सेल किए 12,000 में। तो जब मैं अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा तो आउटपुट जीएसटी मेरे पास कितने का आएगा, बताओ बच्चों। जीएसटी कितना कलेक्ट करूंगा मैं, 10% का रेट चल रहा है, 1200 कलेक्ट करूंगा। तो मैं गवर्नमेंट से क्या कहूंगा कि भाई 1000 रुपीज तो टैक्स में ऑलरेडी पे कर चुका हूं, और मैंने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया, कस्टमर से मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट किया 1200। मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया कितना, एट द टाइम ऑफ परचेजेस ऑफ गुड्स 1000। तो कितना मैंने अभी गवर्नमेंट को और पे करना है, टू पे 200 रुपीज मुझे पे करना है। बात समझ गए। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं सेट ऑफ करना, कि जो जीएसटी मैंने पे कर दिया, जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करना, रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है वो पे करना, उसे क्या बोला जाता है, सेट ऑफ करना। ठीक है ना। हाँ, तो उस केस में वो बाद में बिजनेस तो चलते रहेगा, बाद में एडजस्ट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए, अब कुछ चीजों में ऐसा है कि आप जीएसटी पे तो करते लेकिन आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। कब ऐसा होता है, जब हम फाइनल कंज्यूमर बन जाते हैं। अगर मैं फाइनल कंज्यूमर हूं तो जीएसटी मेरा एक्सपेंस हो गया, फिर एसेट नहीं है। क्लियर हो गया। फिर मैं उसे अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। कब, हमने अपनी बिल्डिंग की रिपेयर कराई, वहां पर जीएसटी पे किया,
वो हम अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, मतलब उसको सेट ऑफ नहीं कह सकते। रिपेयर पर जीएसटी बच्चे आप कंपनी के पास जाओ, कंपनी से कहो कि भाई हमें रिनोवेशन कराना है, रिपेयर करानी है बिल्डिंग की, 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो जीएसटी लेंगे ना वो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल, रिफ्रेशमेंट के बिल पर जीएसटी आप पे जरूर करेंगे, लेकिन आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये नहीं कि मैंने 10,000 रुपए का खाना खा लिया, 1,000 रुपए का मैं वहां टैक्स दे के आया था, अच्छा मैंने कस्टमर से 1,200 रुपए कलेक्ट किया, 1,000 रुपए खत्म, अब मैं गवर्नमेंट को 200 दूंगा, नहीं, जो मैंने रेस्टोरेंट के बिल में पे किया वो मेरा एक्सपेंस बन गया, मैं उसे अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। मेंबरशिप फी, क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स की फी के ऊपर जो भी जीएसटी पे किया जाता है वो भी सेट ऑफ नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल हेल्थ का इंश्योरेंस है वो भी सेट ऑफ नहीं होगा। आप गिफ्ट देते हैं, डोनेशन देते हैं, सैंपल्स देते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं, व्हीकल परचेज करते हैं, इनके ऊपर जो भी जीएसटी पे किया जाता है वो फाइनल कंजप्शन माना जाता है, उसके ऊपर वो जीएसटी जो भी आप पे कर रहे हैं वो सेट ऑफ नहीं होगा, वो फाइनल एक्सपेंस हो जाएगा इन्हीं आइटम्स का। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तो जीएसटी से पहले जो वैट वगैरह चलते थे तो उस समय जो भी टैक्स लगते थे वो टैक्स कार परचेज की ओनर ने तो अपने नाम से परचेज नहीं करता था, वो क्या करते थे, कंपनी के नाम से परचेज करते थे, तो कार के परचेज करने पर जो भी टैक्स लगता था वो सेट ऑफ हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, परचेज ऑफ व्हीकल के ऊपर जो भी टैक्स है, जीएसटी है, वो सेट ऑफ नहीं होगा। जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आप जीएसटी पे तो कर चुके हैं लेकिन वो वापस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कब हो जाएगा, गुड्स रिटर्न करते समय मैंने परचेज किया गुड्स, तो मैंने इनपुट जीएसटी पे किया, वो मैंने वापस कर दिए गुड्स, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए बच्चों, मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए, तो जो जीएसटी हम पे कर चुके हैं वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से जब हमने गुड्स परचेज किए थे, मैंने गुड्स परचेज किए थे 1 लाख रुपीज के, तो जीएसटी मैंने पे किया था सपोज 10%, 10,000। बाद में मैंने कहा यार ये तो डिफेक्टिव है, अपना सामान ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है 20,000 रुपए कम दे दो लेकिन सामान रख लो। मैं कहूंगा यार 20,000 कम दे दो, यानी कि गुड्स मेरे लिए कितने के हो गए, 80,000 के, और मैं टैक्स कितने का दे चुका हूँ एडवांस में ऑलरेडी। तो क्या होगा फिर, जो 20,000 रिड्यूस हो रहा है अमाउंट, उसका जीएसटी भी रिवर्स होना चाहिए ना। जीएसटी भी किसके ऊपर लगना चाहिए, 80,000 के ऊपर। अगर हमारे गुड्स 1 लाख के थे, बाद में डिफेक्टिव निकले, जिस कारण से हमें बाद में रिबेट मिल गई, डिस्काउंट मिल गई 20,000 की, तो रिबेट बाद में मिल रही है, तो उस केस में आपका जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बाद में गुड्स कितने के रह जाएंगे, 80,000 के। टैक्स कितना दे चुके हो आप ऑलरेडी, 10,000, बनता कितना है जीएसटी, 8,000, आप कितना पे कर चुके हो, 2,000 एक्स्ट्रा दे चुके हो। परचेजर ही हमेशा टैक्स पे करता है। बेटा पर अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, मैंने परचेज किया 1 लाख का और मैंने टैक्स दे दिया 10%, 10,000 चला गया, बाद में मुझे रिबेट मिल गई 20,000 की, तो मेरे लिए गुड्स कितने के हो गए, 80,000 के, तो मुझे टैक्स कितना देना चाहिए था, 8,000, मैं कितना दे चुका हूँ, 10,000, तो मेरा क्या होगा, 2,000 रिवर्स हो जाएगा। क्लियर, इसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट जीएसटी को देखो, ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर बिकॉज गुड्स आर नॉट सोल्ड बट कंज्यूम्ड। इसी तरह से गुड्स लॉस और डिस्ट्रॉयड, गुड्स बिकम नॉट सेलिएबल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स गिवन एज सैंपल, इन सभी केसेस में जीएसटी हमारा रिवर्स किया जाएगा, मतलब कैंसिल की क्रेडिट किया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, जब आप एंट्री देखेंगे तब क्लियर होगा। सेम है बच्चों, जो आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जीएसटी कलेक्टेड क्या होता है हमारे लिए, आउटपुट जीएसटी होता है, वो भी हमारा रिवर्स होता है। किन केसेस में, जब मैंने सेल किया तो क्या पे किया था, आउटपुट जीएसटी, अब सेल रिटर्न करने पर आउटपुट जीएसटी रिड्यूस हो जाएगा, तो वहां पर रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। डिस्काउंट मिलने पर जो परचेजर था उसका क्या रिवर्स हो रहा था, इनपुट जीएसटी, और जो सेलर है उसका क्या रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी। जीएसटी किन आइटम्स के ऊपर बच्चों नहीं इंपोज किया जाता, जरा देखिएगा,
जीएसटी नहीं इंपोज करते हम, जीएसटी इज नॉट लिव्ड ऑन द फॉलोइंग, सैलरी और वेजेस के ऊपर जीएसटी नहीं होता, एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ सर्विसेज, इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टू एम्बेसीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम बाय स्टाफ, इनके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं किया जाता। रिवर्स चार्ज क्या है बच्चों? रिवर्स चार्ज है कि हमने कोई गुड्स या सर्विसेज एक्वायर की, उनके ऊपर टैक्स बनता है तो मुझे पे करना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए उसका टैक्स, लेकिन जिससे मैं परचेज करके ला रहा हूँ वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो क्या मैं उसको जीएसटी का अमाउंट पे करूंगा? नहीं पे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा फिर? उससे तो गुड्स परचेज कर लूंगा और उसका जो भी टैक्स बनता है मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली अलग से सेपरेटली पे कर दूंगा। तो ये क्या होता है? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मीन्स दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इट इज पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट अकाउंट डायरेक्टली। क्लियर हो गया? कब हम रिवर्स चार्ज करते हैं? जब आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से, लॉयर्स को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता, तो उस केस में उनकी फीस की पेमेंट के ऊपर भी जीएसटी का रिवर्स चार्ज होगा। फीस उनको पे करेंगे, उसका सर्विस टैक्स किसको दिया जाएगा? गवर्नमेंट को। पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया और पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री। एक्सपेंस बन गया ना क्या चीज बच्चे? सर, ये हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होगा इस केस में? हाँ नहीं, हमने जब पे किया तो हमारे लिए वो इनपुट है, जब हम पे करेंगे गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेंगे तो भी क्या लिखेंगे बेटा? इनपुट जीएसटी लिखेंगे, बाद में ये सेट ऑफ हो जाएगा किससे? आउटपुट से। ठीक है, सर मुझे समझ नहीं आया सर, ये हमें वापस तो मिलेगा नहीं। कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, जीएसटी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई गुड्स या सर्विसेज तो हमारी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर टैक्स जीएसटी नहीं इंपोज किया जाएगा, एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी कैश टू कैपिटल। वेजेस और सैलरी पे करेंगे तो एंट्री बन जाएगी सैलरी टू कैश। वेजेस और सैलरी पे नहीं किया, पे करना है तो क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी पेबल। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, तो क्या आ जाएगा? वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश अगर पे कर दिया, अगर पे नहीं किया तो क्या बन जाएगा? पेबल बन जाएगा। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस से डेबिट हो गया, पे करना है तो क्या बन गया? पेबल। बेटा मना किया गया था, पीछे पढ़ा था ना हमने कि इन आइटम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड के ऊपर भी जीएसटी मना किया गया था। इंटरेस्ट टू कैश और बैंक, इंटरेस्ट पेबल अगर पे कर दिया तो कैश और बैंक, पे नहीं किया तो इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट एक्सपेंस से डेबिट हो गया, पे करना है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो गया पेबल। इंटरेस्ट रिसीव्ड मिल रहा है, इनकम है तो कैश टू इंटरेस्ट, और अगर रिसीवेबल है, लेना है, तो इंटरेस्ट एक्रूड टू इंटरेस्ट। कैश आप डिपॉजिट करते हैं बच्चों बैंक में, तो एंट्री क्या बनेगी? क्या यहाँ पर कोई गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा है? नहीं। एंट्री क्या बनेगी? कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक टू कैश, कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो कैश टू बैंक, कैश डिपॉजिट किया बैंक में या चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो आप बैंक टू चेक इन हैंड लिख देते थे, चेक इन हैंड लिख सकते हैं आप। कैश में लिखते थे हम, क्या लिखते थे? चेक इन हैंड। चेक इशू कर रहे हैं परचेजेस के लिए क्रेडिटर को, बाद में आप क्रेडिटर को चेक इशू कर रहे हैं, जब परचेज किया होगा उसी समय बिल में ऐड कर दिया होगा। अब जो भी क्रेडिटर का अमाउंट है आप पे करेंगे तो क्रेडिटर टू बैंक। कन्वेंस एक्सपेंस पे करते हैं तो कन्वेंस टू कैश। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन टू एसेट। अमोर्टाइजेशन हो रहा है, अमोर्टाइजेशन इज आल्सो सेम, डेप्रिसिएशन की तरह एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू दैट पर्टिकुलर एसेट। अगर आप एडवांस रिसीव करते हैं सेल के ऊपर तो कैश टू कस्टमर, कस्टमर का नाम लिख देंगे। जीएसटी तब लगेगा जब गुड्स का सेल या परचेज का बिल बन रहा होगा। एडवांस पे करते हैं आप परचेजेस के अगेंस्ट तो एंट्री क्या रहेगी? सप्लायर टू कैश बैंक। अब चलिए बच्चों, जीएसटी की एंट्रीज हम शुरू करेंगे, किस तरह से होंगी ये देखिएगा। यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये वाला पढ़िएगा, ध्यान से करेंगे हम इसको, ये वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। बच्चों जब आप गुड्स परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते थे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड और पेमेंट कर दिया तो टू
पेमेंट नहीं किया तो टू सप्लायर का नाम आ जाता था, यही होता था। अब साथ में क्या है, परचेजेस का अमाउंट तो आप पे करेंगे ही करेंगे, साथ में जीएसटी भी पे करेंगे। तो जब जीएसटी आप पे करते हैं, आपके लिए क्या बताया था, इनपुट या आउटपुट? इनपुट होता है। इनपुट क्यों? हमारे लिए एसेट है कि हमारा पैसा किसी और के पास रखा हुआ है। तो एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी है तो सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी है तो इनपुट एस जीएसटी। और अगर आपकी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा फिर परचेजेस डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू कैश। क्लियर है? जब आप टैक्स पे करेंगे तो आपके लिए क्या है, वो एसेट है, एसेट है तो डेबिट हो जाएगा, और पे कर रहे हैं तो कैश के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बच्चों एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस गुड्स फॉर कैश, एंट्री बोलो, परचेजेस डेबिट 5000। सौम्या बोलिए बच्चे क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड कितना है 5000। यहाँ पर सीजीएसटी कितना है, 9%। सीजीएसटी हो गया 450, और इनपुट एसजीएसटी भी। 450। आप कितना कैश पे करेंगे, 5900। आ गया समझ में? कोई डाउट? चलिए बच्चों सेकंड देखें हम। इसी तरह से जब आप गुड्स सेल कर रहे हैं, जब आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो आद्या आप बताइए, एंट्री क्या बनती थी आपकी, सेल करने पर एंट्री बनती थी कैश टू सेल्स। जब सेल करेंगे तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, हमारे लिए लायबिलिटी। हमने कलेक्ट किया है। कितने की सेल हुई बच्चों, 8000 की, 9% 720 तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9440। कोई डाउट यहाँ पर? ये याद रखना है, परचेज करते टाइम जीएसटी डेबिट होगा, क्योंकि हम पेमेंट करके आ रहे हैं तो साथ में जीएसटी भी पे करेंगे, और जो जीएसटी आप पे करते हैं वो आपके लिए एसेट होता है तो डेबिट होता है। लिखना किस नाम से है पे करते टाइम, इनपुट के नाम से। और जब आप गुड्स सेल करते हैं तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, हमारे लिए वो क्या होगा, जीएसटी कलेक्टेड लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे परचेज कर रहे हैं गुड्स कितने के बच्चों, 10,000 के, सीजीएसटी कितना है 9%, और एसजीएसटी भी कितना है 9%। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड कितना 10,000। यहाँ पर आपका क्या है, इनपुट है आउटपुट है, तो एंट्री क्या बनेगी, इनपुट सीजीएसटी कितना बच्चों 9%, 900, इनपुट एसजीएसटी 9%। यहाँ पर क्या है, नाम लिखा है पार्टी का, तो कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट। तो हम किस नाम से लिख देंगे, करम के नाम से लिख देंगे। तो मैंने सामान खरीदा 10,000 का, जीएसटी मैंने देना है 9,900, टोटल 1,800 जीएसटी देना है। तो करम को मैंने कितनी पेमेंट करनी है, 10,000 गुड्स की, 900 सीजीएसटी की, 900 एसजीएसटी की। तो टोटल करम के अकाउंट में कितना अमाउंट आ जाएगा, 11,800। कोई डाउट? अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय परम ऑफ 5, अच्छा रह गया, सोल्ड गुड्स टू परम, हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू परम 15,000 के प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। जब सेल करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, कस्टमर टू सेल्स, सेल करेंगे तो साथ में जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जीएसटी कलेक्टेड हमारे लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी किस नाम से लिखी जाती है, आउटपुट के नाम से। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट, आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट। कितना बच्चों, 15,000 की सेल हुई थी, तो आउटपुट सीजीएसटी कितना है 15,000 का 9%, आउटपुट एसजीएसटी कितना है 15,000 का 9%। क्लियर हो गया, कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? तो टोटल अमाउंट कितना है परम का, 17,700। कोई डाउट? ठीक। अब बच्चों जब सामान परचेज करके लाए थे तो उसका सारे का जीएसटी दे के आए थे,
अब परम के कुछ गुड्स डिफेक्टिव थे, आपने वो गुड्स उसके वापस करने हैं, तो क्या बताओ बच्चों, ये जीएसटी का क्या, जीएसटी बना रहने दें या जीएसटी भी कम होना चाहिए? आप उसके गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो जीएसटी भी तो कैंसिल होना चाहिए ना। तो जीएसटी कैंसिल कैसे होगा? जब गुड्स सेल हुए थे तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट हुआ था, अब रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू परम, और ये जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये कैंसिल कैसे होगा? डेबिट होकर के। लायबिलिटी थी क्रेडिट हो गई थी, आप टैक्स को कम कर रहे हो, टैक्स कम कैसे करें? कैंसिल करके। कैंसिल कैसे होगी लायबिलिटी? डेबिट हो करके, ठीक है ना। क्या कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, कितने के गुड्स हैं? 5000 के, इसका 99% जीएसटी कैंसिल हो गया। आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी का रिवर्स हो गया, बताया था कि रिवर्स कब हो जाएगा? रिटर्न करने पर। तो परम का कितना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा? 5900 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चों, आगे देखिएगा, रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करम कॉस्टिंग रुपीज 4000। करम से हमने गुड्स परचेज किए थे, एंट्री क्या बनाई थी? परचेजेस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू करम। अब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो आपका कौन सा जीएसटी कैंसिल होगा, इनपुट या आउटपुट? परचेज करते टाइम आपने कौन सा जीएसटी पे किया था, तो कैंसिल भी कौन सा होगा? इनपुट। एंट्री क्या बनेगी? करम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, ये एंट्री बनती थी, साथ में इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कैंसिल। गुड्स की रिटर्न कितनी है? 4000 की। जीएसटी कितना लगाया था यहाँ पर आपने? 9%, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 9% कैंसिल हो जाएगा दोनों को। टोटल वैल्यू आ गई 4720। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लोगों को करना है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ। क्या करें, एक क्वेश्चन इसमें, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये वाला भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए। गुड्स कितने के परचेज कर रहे हैं बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट, तो जीएसटी किस वैल्यू के ऊपर लगेगा? 36,000 के ऊपर लगेगा ना, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी। तो जीएसटी कितना है यहाँ पर? 9%। कितना हो गया? 3240 सीजीएसटी, 3240 एसजीएसटी, 9%। 9% है दोनों, सीजीएसटी भी 9% है, एसजीएसटी भी 9% है। तो टोटल कितनी पेमेंट करनी है हमने संजीव को? 42480। एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू संजीव। क्लियर हो गया ट्रेड डिस्काउंट में किस तरह से कैलकुलेट करना है? ठीक है। सेकंड देखिएगा इसी तरह से बच्चों, परचेज कर रहे हैं आप गुड 60,000 के, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 60,000 के गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, 6,000। तो कितने की गुड्स परचेजेस मानी जाएगी? 54 की। कैश डिस्काउंट तो नहीं है? नहीं है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ गया बच्चों? दोनों 99% है, कितना वैल्यू हो गई? 4860, 4860। तो कितनी पेमेंट हमने करनी है यहाँ पर? 63, हाँ जी अमाउंट सेम ही रहेगा, 63720, क्योंकि दोनों 50-50% ही रहते हैं हमेशा। एंट्री बन गई बच्चों, परचेजेस में कितना लिख देंगे? 54,000, इनपुट सीजीएसटी 4860, इनपुट एसजीएसटी 4860। तो पेमेंट कितनी कर रहे हैं? टोटल 63720। कोई डाउट यहाँ पर? नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, पेड चेक इमीडिएटली एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ट्रेड डिस्काउंट भी डिडक्ट करेंगे और कैश डिस्काउंट भी डिडक्ट करेंगे, उसके बाद में जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। तो कितना अमाउंट लगेगा बच्चों जीएसटी का? देखो जरा, गुड्स कितने के? केस 3 में
1 लाख के ट्रेड डिस्काउंट कितना बच्चों, 10% कितना हो गया, 90,000 आपकी हो गई परचेज वैल्यू। और कैश डिस्काउंट कितना है, किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, फुल पेमेंट कर रहे हैं आप, जब फुल पेमेंट कर रहे हैं तो फुल वैल्यू के ऊपर कैश डिस्काउंट लग जाएगा 2% कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन कहता है कि हमने फुल अमाउंट पे कर दिया बाय चेक इमीडिएटली, 2% कितना हो गया बच्चों, 1800। तो कितने अमाउंट के ऊपर आप जीएसटी इंपोज करेंगे, 88,200 के ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे। कितना लगेगा बच्चों, जीएसटी कैलकुलेट करो बच्चों जल्दी से। 88,200 का 99% है, यहाँ पर कितना आ गया, 88,200 का 9%, 7938। तो टोटल पेमेंट कितनी होनी है, टोटल पेमेंट हो जाएगी 1,04,076 रुपीज। एंट्री क्या बनी देख लीजिए। परचेजेस में कितना शो करेंगे, 90,000, सीजीएसटी 7938, एसजीएसटी 7938। टोटल कितना अमाउंट बन गया बताओ, आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 1,04,776 की, और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, कैश डिस्काउंट तो शो करते हैं आप, कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया 1800। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। डायरेक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बस पुट करो, माइनस तो पहले ही कर चुके थे। आ गया समझ में बच्चों, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पर तो बताइए, समझ में आ रहा है। अंचित बच्चे कहाँ गए, ठीक है।